Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is recovery of retail loans part 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट और रीशेड्यूलिंग के बारे में बात की। इसके अलावा हम लोगों ने मॉनिटरिंग ऑफ रिटेल लोन्स के बारे में समझा। आज हम बात करेंगे रिकवरी पॉलिसी के बारे में। सो अ फॉलो अप विल बी मेड विद द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक रिमाइंडर्स या फिर उसके प्लेस को विजिट करके। अब अगर उसके द्वारा रीपेमेंट नहीं की जा रही है तो उस केस में लीगल या रिकवरी मेजर्स लिए जाएंगे विच विल नॉट टू बी इनिशिएटेड विदाउट द प्रायर नोटिस। उसको नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद ही जो है उसके अगेंस्ट किसी भी तरह के लीगल मेजर्स वगैरह लिए जाएंगे। अब अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उस केस में उसके जो प्रॉपर्टी है या उसके जो भी एसेट्स हैं जो उसने एज ए सिक्योरिटी दी है उनको रीपोजेस किया जा सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज, बट ओनली आफ्टर द ड्यू नोटिस एज पर द लीगल प्रोविजंस। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब अगर रीपेमेंट नहीं की जा रही है कस्टमर के द्वारा तो बैंक हैज़ द राइट टू रिकवर एनी रिमेनिंग बैलेंस फ्रॉम द बोरोअर after the property sale utilizing set off and lien on the borrower's account or deposit with the excess amount returned to the borrower। मतलब उसके द्वारा जो भी सिक्योर्ड एसेट दिया गया है बैंक को, उस एसेट को जो है वो सेल कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा, और अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जितना बैंक ने रिकवर करना था तो उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, जो अमाउंट बढ़ा, उस अमाउंट को जो है वो कस्टमर को वापिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर द बोरोअर टू टेक द सिक्योरिटी बैक इटसेल्फ। मतलब अगर बैंक ने जो है सिक्योरिटी को रीपोजेस कर लिया है तो उस केस में जो बोरोअर है वो अपनी सिक्योरिटी को वापस लेने की उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। अब बैंक जो है दे रिजॉर्ट टू रीपोजेशन ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जब उनको कोई चारा नहीं दिख रहा है कि उनके फंड्स रिकवर हो पाएंगे, उसी केस में जो है वो रीपोजेशन लिया जाता है। नेक्स्ट इज बैंक में कंसिडर रिटर्निंग प्रॉपर्टी इफ जेन्युइन इनएबिलिटी टू पे द लोन इज डेमोन्स्ट्रेटेड। मतलब अगर कोई जेन्युइन डिफॉल्टर है और वो अपनी रीजन को डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा है कि मैं इस वजह से अपने लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में बैंक जो है वो प्रॉपर्टी को रिटर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकवरी प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशली इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स फ्रॉम परसुएशन टू रिपोजिशन एंड प्रॉपर्टी सेल। तो मतलब एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए इस रिकवरी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब रिकवरी ऑफ दिस रिटेल लोन के अंदर हम लोग बात करेंगे सारफेजी एक्ट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिस एक्ट को लाया गया था फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क एनपीएज को एड्रेस करने के लिए इसको हाईलाइट किया किसने? नरसिम्हन कमेटी 2 और अंध्युर्जना कमेटी के द्वारा इसको हाईलाइट किया गया। तो इन लोगों की ये जो कमेटी थी, जिन्होंने इन लोगों ने इस कमेटी को हेड किया था, इनके द्वारा जब एक लीगल फ्रेमवर्क की डिमांड की गई फॉर द एड्रेसिंग ऑफ एनपीएज, तो वहीं पे रोल में आता है हमारा सारफेजी एक्ट। अब सारफेजी एक्ट ईयर इसका ध्यान में रखेंगे 2002 के अंदर आ रहा है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? रियलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जो काफ़ी लंबे समय से जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से किसी तरह की इनकम बैंक को जनरेट नहीं हो पा रही, उनको रियलाइज करवाना। इसके अलावा इंप्रूविंग रिकवरी फ्रॉम एनपीएज, जो एनपीएज हो चुके हैं उन एनपीएज को कैसे रिकवर करना है एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे के अंदर, ताकि बैंक्स को किसी भी तरह का लॉस बियर ना करना पड़े, उस चीज़ के बारे में बात करता है हमारा सारफेजी एक्ट। अब इसके कुछ प्रोविजंस को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, नेक्स्ट वन इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, next is recognition of any interest created in the security for due repayment of loan as a security interest। मतलब अगर एज ए सिक्योरिटी कुछ एसेट वगैरह बैंक ने दिया, बैंक के पास रखा हुआ है कस्टमर ने, तो उस एसेट के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा दैट इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज पावर टू एनफोर्स सच सिक्योरिटी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ मनी ड्यू टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। तो इसी सिक्योरिटी इंटरेस्ट का यूज किया जाएगा फिर बैंक के द्वारा अपने फंड्स को रिकवर करने के लिए, अगर जो बोरोअर है वो डिफॉल्ट कर जाता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ये ध्यान रखना है भाई, कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना इस एक्ट को जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज enabling provisions for setting up central registry for the purpose of registering transactions of securitization, reconstruction and creation of security interest। so इन ये जो सारफेजी एक्ट है इसके अंदर एक सेंट्रल रजिस्ट्री को सेटअप करने का प्रोविजन भी है, जो
जिसका पर्पस क्या रहेगा, रजिस्टर करना ट्रांजैक्शंस को जो भी सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के टाइम पे इनकर हो रही हैं। सो ये हम लोगों ने प्रोविजंस की बात की। अब ये जो सरफेजी एक्ट है, दिस एक्ट हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लॉज, मतलब बाकी अगर कोई भी लॉज है रिकवरी के, उनके ऊपर जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रहता है सरफेजी एक्ट का। अब सरफेजी एक्ट के अंदर हम लोग कौन से एसेट को फाइनेंशियल एसेट्स मानेंगे? सो क्लेम टू डेट और रिसीवेबल्स सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, उनको जो है वो फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा। नेक्स्ट इज मॉर्टगेज और चार्ज इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको भी जो है वो फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा। इसके अलावा राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ डेथ, जो सिक्योरिटी दी गई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इंटरेस्ट विल आल्सो बी काउंटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट। अब कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं सरफेजी एक्ट को अप्लाई करने के लिए। सो सरफेजी एक्ट वहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ पे जो एनपीए लोन है दैट मस्ट बी बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी, मतलब अनसिक्योर्ड लोन के केस में जो है अगर एनपीए हुआ है अकाउंट तो वहाँ पे सरफेजी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट शुड एक्सीड 1 लाख रुपीज़, मतलब इंटरेस्ट और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उन दोनों को अगर मिलाया जाए तो उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी सरफेजी एक्ट को जो है वो अप्लाई किया जा सकेगा। इसके अलावा ड्यूज शुड बी 20% और मोर ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जो रिमेनिंग ड्यूज हैं वो 20% या इससे ज़्यादा होने चाहिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट के मिला करके। नेक्स्ट इज द सिक्योर्ड एसेट कैन नॉट बी एन एग्रीकल्चरल लैंड, अब सिक्योरिटी के तौर पे जो एसेट दिया गया है अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस केस में भी सरफेजी एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट विद अ मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज कंसोर्टियम, अगर 4-5 लेंडर्स ने मिलकर किसी बोरोवर को लोन दिया हुआ है तो लेंडर्स विद एटलीस्ट 60% ऑफ ड्यूज मस्ट एग्री फॉर सरफेजी एक्ट 2002 एक्शन, मतलब जो लेंडर्स हैं उनको मिनिमम 60% ड्यूज के अगर उनके आउटस्टैंडिंग रहते हैं तो उनको एग्री करना पड़ेगा कि वो सरफेजी एक्ट के थ्रू जो है वो उन अमाउंट को रिकवर कर पाए। मूविंग अहेड, अब इस अमाउंट जब भी सरफेजी एक्ट को अप्लाई किया जाएगा तो उस केस में वंस देन अकाउंट इज क्लासिफाइड एन एनपीए, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसने मतलब सिक्योरिटी दे करके क्रेडिट लिया हुआ है उसको एक डिमांड नोटिस इशू किया जाएगा, और इस डिमांड नोटिस का उसको जब पहुंच जाएगा उसके पास डिमांड नोटिस, सो ही नीड टू डिस्चार्ज द ड्यूज फुल विद इन 60 डेज फ्रॉम द नोटिस रिसीट, मतलब जिस दिन उसको नोटिस मिला उसके 60 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट ड्यूज को रीपे करना रहता है। इफ द बोरोवर रेजिज ऑब्जेक्शन, अगर बोरोवर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिमांड नोटिस, सो द सिक्योर्ड क्रेडिटर मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 15 डेज बेस्ड ऑन द फैक्चुअल पोजीशन एंड मेरिट्स, मतलब अगर ऑब्जेक्शन रेज की जाती है बोरोवर के द्वारा तो जिसने लोन दिया हुआ है उसको 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो फैक्चुअल पोजीशन और मेरिट के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। फेलियर टू कंप्लाई विद द डिमांड नोटिस, अगर डिमांड नोटिस के साथ किसी भी तरह का कंप्लायंस नहीं दिया जाता है बाय द बोरोवर, इट अलाउज द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू टेक रिकवरी मेजर्स, तो रिकवरी मेजर्स लिए जा सकते हैं अगर डिमांड नोटिस को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल पा रहा है, इंक्लूडिंग टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स, मैनेजमेंट टेक ओवर की जा सकती है। द सरफेजी एक्ट फैसिलिटेट द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों को बताया। आफ्टर रिसीविंग द डिमांड नोटिस द बोरोवर, मॉर्टगेजर और गारंटर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग एनी सिक्योर्ड एसेट, मतलब जो उसने सिक्योरिटी के तौर पे एसेट दिए हैं उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा अगर एक बार उसको जो है वो डिमांड नोटिस रिसीव हो जाता है। मूविंग अहेड, अब टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट मस्ट बी डन बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। फॉर मूवेबल एसेट एन इन्वेंट्री शुड बी प्रिपेयर्ड, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस केस में एक पोजेशन नोटिस जो है वो मॉर्टगेजर को डिलीवर करना पड़ेगा बाय द क्रेडिटर इटसेल्फ। अब बोरोवर जो है वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकता है विद इन 45 डेज। अब जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है दैट नीड टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज, सो 45 दिनों के अंदर जो एक बोरोवर है उसके द्वारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया जा सकता है, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को 60 दिनों के अंदर जो है वो उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। अपील्स कैन बी मेड टू अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द DRT ऑर्डर्स, डिपॉजिटिंग
50% ऑफ द डेट डिमांडेड। अब बोरोवर के द्वारा अपील की जा सकती है इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द DRT ऑर्डर, बट उसको जो है वो 50% डेट जो है वो पहले डिपॉजिट करनी पड़ेगी। कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड इफ पोजेशन इज रॉन्गफुली टेकन, अगर रॉन्गफुल वे के अंदर पोजेशन ली गई है तो उस केस में कंपनसेशन विल बी रिक्वायर्ड। आफ्टर पोजेशन द ऑथराइज्ड ऑफिसर obtains वैल्यूएशन ओनली फ्रॉम द अप्रूव्ड वैल्यूअर्स, मतलब जो अप्रूव्ड वैल्यूअर हैं वही फिर उसकी एक्चुअल में वैल्यूएशन करेंगे उस एसेट की जिसको पोजेस किया गया है बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। फिक्सेस द रिजर्व प्राइस इन कंसल्टेशन विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड सर्व्स अ 30 डेज सेल नोटिस। अब इस प्रोसेस के बाद 30 डेज का एक सेल नोटिस दिया जाएगा कि भाई 30 डेज के अंदर रीपेमेंट करो, अदरवाइज हम लोग आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे। द मॉर्टगेजर कैन पे द ड्यूज एंड रिडीम द प्रॉपर्टी बिफोर द नोटिस फॉर पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक ऑक्शन से पहले पहले इस रिकवरी को जो है वो इस जो ये एसेट है इसको जो है वो रिडीम किया जा सकता है, मॉर्टगेजर के द्वारा वापस लिया जा सकता है। द ई ऑक्शन इज कंपल्सरी, ई ऑक्शन कंपल्सरी हो जाती है सरफेजी एक्ट के अंदर अनलेस द बुक आउटस्टैंडिंग और द फोर्स्ड सेल वैल्यू इज लेस देन ₹5 लाख। अगर 5 लाख से कम जो है वो सेल वैल्यू है तो उस केस में ई ऑक्शन नहीं करवाने की जरूरत है, अदरवाइज बाकी केसेस में जब भी अमाउंट 5 लाख से एक्सीड करेगा तो ई ऑक्शन इज नेसेसरी। Now try to answer out this question guys. E-auction of the attached property will not be compulsory only if the value is less than 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh and 10 lakh. So try to answer out this question in your comment box. Next question is Committee on Financial System which recommended prudential norms was under the chairmanship of, ये लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, श्री एम एस स्वामीनाथन, श्री एम नरसिम्हन, श्री WS सराफ एंड श्री रघुराम राजन। सो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर जो आई थी कमेटी वो कौन सी, किसने उस कमेटी को हेड किया था? ऑप्शन बी, दैट इज श्री एम नरसिम्हन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।